हिजड़ा। मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि कानों में जोर जोर से ताली पीटने की, ढोलक और गाने की आवाज आई। मैंने पत्नी से कहा, लो आ गए, अब तुम ही संभालो, मेरे पास वक्त नहीं है, वैसे ही लेट हो गया हूँ। पत्नी ने सहमति से सर हिला दिया। बाहर आकर जैसे ही मैंने स्कूटर को किक लगानी चाही कि मेरी निगाह उस झुंड में शामिल एक स्त्री पर पड़ी जो उनमें से बिल्कुल अलग लग रही थी। सभी की लय और ताल अलग थे। बेसुरी सी आवाज़ से जोर जोर से ताली पीटते हुए रुपए मांगने के लिए हथेली फैलाना कुछ भी नया नहीं था। ये लोग झुंड बनाकर साल में 3 बार आते हैं, होली, दिवाली और सावन। प्रत्येक घर से वसूली करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है जो ठहरा। अधिकतर लोग चुपचाप इनके हाथों में रुपए थमा देते हैं और जो लोग देने में आनाकानी करते हैं उनकी 7 पुश्ते याद दिला देते हैं। ये अब तो 2-4 इनकी बिरादरी के ट्रेनों में भी दिख जाते हैं। जबरदस्ती सभी यात्रियों से 10-10 रुपए वसूलते दिख जाते हैं। पर पेपर में यह भी पढ़ा था कि बेरोजगार लड़के भी इनके जैसे मेकअप करके, हाव भाव अपनाकर, ताली बजाकर एक दिन में 200 से 250 रुपये कमा ही लेते हैं। परंतु अब रेलवे प्रशासन ने सख्ती होने से इनकी तादाद रेलों में कम हो गई है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था उस स्त्री की जिसे शायद मैंने पहली बार उस झुंड में देखा था। पता नहीं क्यों उसका चेहरा मुझे बड़ा ही परिचित सा लगा। मैं स्कूटर स्टार्ट करना भूलकर उसे एकटक देखने लगा और अपनी याददाश्त पर जोर देने लगा कि इसे पहले मैंने कहीं देखा है। जब तक मुझे कुछ याद आता, वह स्त्री अपने साथियों के साथ अगले घर की ओर बढ़ चली। मैंने उसे आवाज़ लगाई, दिनेश। अचानक से बिजली कौंधी। मुझे याद आया कि इस औरत की शक्ल मेरे बचपन के दोस्त दिनेश से मिलती है। पर दिनेश इनके साथ कैसे? जब तक वे लोग अगले घर, दिनेश यानी उस स्त्री ने मुझे पलट कर देखा। उसके चेहरे के हाव भाव से लगा कि शायद उसने भी मुझे पहचान लिया। साथ बढ़ते साथियों से थोड़ा सा वह जानबूझकर पिछड़ गया। फिर झटपटाते हुए करीब आकर बोला, तुमने सही पहचाना है मुझे, पर अभी नहीं, रविवार को दोपहर में आऊँगा, तब बात करूँगा। तीर की तरह वह आया था, वैसे ही चला गया। मेरी पत्नी अभी तक दरवाजे पर खड़ी हुई थी। पूछने लगी, कौन है ये, क्या कह रही थी? बात इतनी छोटी भी नहीं थी कि 2 वाक्यों में समझाई जा सकती। मैंने टालते हुए कहा, ऑफिस से लौटकर बात करूँगा, अभी देर हो रही है। स्कूटर दौड़ाता हुआ ऑफिस जा पहुँचा, पर शायद उसकी गति से अधिक आज मेरा बचपन की ओर दौड़ रहा था। उस वक्त मैं शायद 4-5 कक्षा में पढ़ रहा था। मेरा मित्र यही दिनेश था। एक तो साथ साथ पढ़ना, दूसरा उसी मोहल्ले में रहना। स्कूल के बाद साथ खूब खेलते। घर में जब तक डांट नहीं पड़ती तब तक अपने अपने घर नहीं जाते। बचपन की वे यादें एकाएक करके मेरे सामने चलचित्र की तरह घूमती रहीं। कुछ समय बाद मेरे पिताजी का दूसरे शहर में तबादला हो गया। बिछड़ते समय हम दोनों एक दूसरे से गले लगकर खूब रोए थे। परंतु नया शहर, नए दोस्तों ने दिनेश की यादों पर धुंधला कर दिया। आज उसे इस रूम में देखकर मेरे आश्चर्य ठिकाना नहीं था। मन में कितने प्रश्न थे जिनका उत्तर दिनेश के अतिरिक्त और कौन दे सकता था। मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आज ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लग रहा था। दोस्तों ने पूछा तो मैंने तबीयत ठीक न होने का बहाना बना दिया। सच तो यह था कि आज मैं केवल दिनेश की यादों के साथ ही रहना चाहता था। रविवार आने में अभी देर थी। घर पहुंचकर पत्नी से तो साझा कर ही सकता था। देर रात तक मैं दिनेश के विषय में बात करते हुए सो गया। आज रविवार था और मैं सुबह से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती, मैं झटपटा के दरवाजे पर पहुंच जाता। परंतु कभी काम वाली बाई तो कभी पड़ोस की औरतें निकल आती। आज मेरी पत्नी ने कुछ स्पेशल खाना बनाया था। मैंने भी उसे बहुत सारे निर्देश दिए थे। लगभग 12 बजे घंटी बजी।
तो दरवाजे पर दिनेश खड़ा था। उस दिन की वेशभूषा से काफ़ी भिन्न था। साफ पैंट शर्ट पहने हुए वह दरवाजे पर ही खड़ा था। मैंने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। फिर तो उसने भी सारी झिझक छोड़कर जोर से मुझे अपनी बाहों में भींच लिया। कितनी देर से हम लोग मित्रता की गर्माहट महसूस करते रहे। पत्नी ने टोका, अरे इन्हें अंदर आने को तो कहिए। मैं भी झिप गया और उसे साथ लेकर कुर्सी पर बिठा दिया। कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। मैं अपनी उत्सुकता को मुश्किल में दबा पा रहा था। इस बीच पत्नी ने खाना लगा दिया। हम तीनों ने खाना खा लिया। पहले से जैसा तय था, पत्नी ने रसोई का काम समेटा और बाहर ताला लगाकर अपनी सहेली के घर चली गई। अब घर में हम दोनों थे और बीच में था इतने वर्षों का अंतराल। कुछ देर चुप्पी सी रही और मुकेश ने बोलना शुरू किया, तुम्हें याद होगा हम लोग कितने अभिन्न मित्र थे। फिर एक दिन मुझे रोता हुआ छोड़कर तुम दूसरे शहर चले गए थे। मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। बाकी बच्चों से मेरी कोई ज़्यादा दोस्ती भी नहीं थी। अब मेरा अधिकांश समय माँ के पास बीतने लगा। स्कूल जाता पर छुट्टी के बाद बाहर खेलना भी बंद हो गया था। मैं अक्सर देखता कि मेरी माँ और पापा अक्सर मुझे लेकर बहस होती और मुझे देखकर दोनों चुप हो जाते। ऐसे मौके पर माँ मुझे जोर से अपनी छाती से लगा लेती। ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे उनसे दूर किए जा रहा है। मैं ना समझ ठहरा। माँ से पूछता पर वे कुछ नहीं कहती, बस रो देती। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से उनके आंसू पोंछता और चिपक कर सो जाता। एक रात जब मैं सोया और सुबह उठा तो अपने आप को अजनबियों के बीच पाया। मैं जोर जोर से रोते हुए माँ पापा को आवाज़ें लगाने लगा तो एक औरत ने जोर से तमाचा लगाते हुए कहा, चुप, अब हम ही लोग तेरे माँ बाप हैं। तेरा बाप ही यहाँ छोड़ गया है। अब यही तेरा परिवार है। तू सबसे अलग जो जन्मा है उस समाज में तेरी कोई जगह नहीं है। खबरदार, यहाँ से भागने की सोचना भी मत। भागकर गया भी तो भूखा मर जाएगा। 2-3 बार कोशिश भी की परंतु हर बार पकड़कर ले आया गया। उम्र बढ़ने के साथ साथ समझ में आ गया कि मैं सबसे अलग क्यों हूँ। साथ ही इस बात को समझने लगा कि माँ और पापा में झगड़ा क्यों होता था। इतने वर्षों में माँ ने समाज से मुझे छुपाए रखा, किंतु कब तक रख सकती थी। पापा को मेरा भविष्य अंधकार में दिख रहा था। तभी उस दिन अपने हाथों से कोई दवा मुझे दूध में घोलकर पीने को दे दी थी। मेरे बेहोश होने पर उठाकर मुझे इन लोगों को सौंप आए। अब इन लोगों की दुनिया ही मेरी दुनिया है। थोड़ी देर हमारे में चुप्पी छाई रही। फिर मैं बोला, पर दिनेश, अब तो सरकार ऐसे लोगों के लिए मुख्य धारा में मिलना आना चाहती है। कुछ योजनाएं भी बनी हैं जिससे तुम आम लोगों की तरह किसी ऑफिस में काम कर सकते हो। मेरी बात खत्म होते ही वह जोर से हंस पड़ा और बोला, दोस्त, किस दुनिया में जी रहे हो? पहली बात तो मेरे पास कोई डिग्री नहीं है मुझे नौकरी दे सके। दूसरे, हम लोगों के हाव भाव देखते ही लोग समझ जाते हैं। बात करते करते ना जाने कितनी बार अपनी बेचारगी पर रोया। उतनी बार मेरी भी आंखें नम हुई। प्रकृति ने उसके साथ छल किया था जिसकी सजा उसे अजन्म भुगतनी पड़ेगी। मैंने पूछा, दिनेश, अपने माँ बाप, अपना घर आंगन तो याद आता होगा। भले ही याद आए पर वह अब सब मैं पीछे छोड़ आया। माँ के लिए मन जरूर कसकाता है। उसने भी तो इतने वर्षों में कलेजे पर पत्थर रख दिया होगा। और पिताजी मुझे अजनबियों के बीच छोड़ गए। उनकी कोई स्मृति अपने साथ लेकर नहीं चलता। अब पीछे मुड़कर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें कैसे बतलाऊं कि कितनी रातों को चुपके चुपके रोया हूँ। खुलकर रोने की इजाज़त भी नहीं थी दोस्त। कहने को सब एक परिवार की तरह रहते थे, पर माँ से चिपककर सोने में जो वात्सल्य की उष्मा मिलती थी वह कहाँ थी। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद स्थितियों से समझौता कर पाया, पर सच कहूँ उनके जैसा ताली पीटना ठीक से अभी भी सीख नहीं पाया। अभी भी ट्रेनिंग चल रही है, कहकर जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में जो दर्द छिपा था उसने मेरे अंतर को चीर दिया। कुछ ही देर में उसकी आंखों से छलाछल आई। पूरे दिन वह अपने उस नए परिवार के विषय में बताता रहा। उन लोगों के रीति रिवाज मेरे लिए तो जैसे एक अनोखा संसार ही खुल रहा था। बड़ी हैरानी हो रही थी कि बाहर की इस दुनिया के विषय में
मेरा ज्ञान इतना अल्प है। उसे एक ही बात का मलाल था कि उसकी नियति में यही दुनिया थी, तो उसके पिता ने अपनी दुनिया में इतने वर्ष क्यों रखा? पैदा होते ही क्यों नहीं पटक आए? कम से कम माँ से बिछड़ने की तकलीफ तो नहीं होती। समझ आने के बाद उसे अपने से दूर करने में उनका क्या प्रयोजन रहा होगा? मैं अब तक नहीं समझ पाता। उसकी पीड़ा को मैं बेखूबी समझ पा रहा था, परंतु उस दर्द को दूर करने का मेरे पास कोई उपाय नहीं था। उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए मैंने कहा, मित्र, अपनी संतान को अपने से अलग करना आसान नहीं होता। सोचो, उन्होंने कितनी रातें अपने आप से संघर्ष किया होगा। हो सकता है तुम्हारी माँ के आंसू उनके कदमों को रोक लेते होंगे। तुम्हें क्या लगता है वो रात को चैन की नींद सोए होंगे? कितनी रातें उन्हें भी बिलख कर काटी होंगी। तुम्हारा आक्रोश अपनी जगह जायज़ है, पर एक पल को उनकी जगह पर खुद की रख कर देखो, शायद तुम्हारा क्रोध कम हो जाए। भावनाएं अनंत थीं, पर शब्दों की भी ज़्यादा कोई सीमा नहीं थी। कुछ देर हम लोगों के बीच एक सन्नाटा खिंच गया, जो पत्नी के आने पर दूर हुआ। इस बीच पत्नी चाय हम दोनों के बीच रखकर जा चुकी थी। हम दोनों ही निःशब्द चाय पीते रहे, पर दोनों के अंतर में घमासान चल रहा था। अचानक दिनेश उठ खड़ा हुआ, हाथ बढ़ाकर बोला, अब अलविदा मित्र, अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारी दुनिया में हम जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। आज तुमने मन का हाल कहकर बहुत बड़ा दिल का बोझ हल्का हो गया। इतनी बड़ी दुनिया में कोई एक तो ऐसा मिला जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। हाँ, वैसे तो यह दुनिया इतनी बड़ी है, फिर भी कभी भूले से भी मेरी माँ अथवा पिता टकराए तो उनसे इस मुलाकात का जिक्र कभी मत करना। क्या पता जिंदा भी हैं या सिधार गए। यह कहकर उसने ऊपर की ओर देखा। मैंने फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। भारी मन से दिनेश ने अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा दिए। मैं एक उम्मीद लिए दरवाजे पर खड़ा खड़ा उसकी पीठ देखता रहा। मैं शायद एक बार उसके पलटकर देखेगा, परंतु मुझे निराशा ही हाथ लगी। मैं जानता था कि हमारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद वह केवल मेरी स्मृतियों का हिस्सा ही बना रह जाएगा।